हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये आज 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 होगा उसमें हम लोग त्रिभुज से संबंधित जितना भी थ्योरम है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर चूंकि ज्योमेट्री का पार्ट है और इसमें से 20 नंबर ये कन्फर्म इसमें रहता है और ये काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स भी लगता है बच्चों को, तो हम लोग इसे काफ़ी इजीली पहले आज थ्योरम सीखेंगे और इस पर जो भी आधारित क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग इससे जुड़े रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये 6 नंबर चैप्टर जिसका नाम है ये त्रिभुज से संबंधित है और ये आज पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। तो इसमें समरूप त्रिभुज में हम लोग पहले बेसिक दो बात जानेंगे। समरूप किससे रिलेटेड है, तो पहले हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे सर्वांग समता, तो उसी सर्वांग समता का ये एडवांस फॉर्म है। तो इसमें पहले हम लोग जानते हैं सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग सम दोनों में संबंध पढ़ेंगे, सर्वांग सम और समरूप आकृति। तो समरूप को समझने के लिए पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा सर्वांग सम क्या है। तो हम लोग सर्वांग सम ये जानते हैं, सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंगों से समान। तो दो प्रकार की आकृति होती है, एक तो वैसी आकृति जो रूप रचना और उसके आकार सभी तरह से एक दूसरे से बराबर हो, तो उसी को बोलते हैं सर्वांग सम आकृति। ये बेसिकली ये तुलनात्मक अध्ययन पर ये आधारित है। तो सर्वांग सम मतलब वैसी दो आकृति जो रूप रचना और आकार सभी तरह से एक दूसरे से बराबर हो, इसे बोलेंगे सर्वांग सम आकृति। तो सर्वांग सम आकृति से ही एक जो फॉर्म है उसका नाम है दूसरा समरूप आकृति। तो सर्वांग सम मतलब सभी अंगों से समान, इसमें रूप भी रचना भी और उसका आकार भी बराबर होगा, तो वो कहलाएगा सर्वांग सम आकृति। तो सर्वांग सम आकृति के जैसे में क्या होगा, तो जैसे में 1 रुपए के प्रत्येक सिक्का जो क्या होगा रूप रचना में सेम बराबर होगा, तो वह हो गया सर्वांग सम आकृति। उसी तरह एक ही कंपनी का कोई दो पेन लेंगे, तो वो दोनों पेन भी क्या होता है रूप रचना और आकार में सेम बराबर होता है, तो वो भी सर्वांग सम। तो सर्वांग सम मतलब सभी अंगों से ये समान हो। समरूप का मतलब होता है ये वैसी दो आकृति जो रूप रचना में बराबर हो लेकिन उसका आकार बराबर न हो, तो उसे बोलते हैं समरूप आकृति। सम मतलब बराबर, रूप मतलब जिसका रूप रचना देखने में सेम हो लेकिन उसका आकार जो क्या है छोटा और बड़ा हो सकता है, उसी को बोलेंगे समरूप आकृति। तो इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारे उदाहरण होगा। जैसे ताजमहल का कोई फोटो लेंगे, तो ताजमहल में जो उसका स्ट्रक्चर होगा रूप रचना एक ही होगा लेकिन उसका साइज छोटा भी हो सकता है कहीं बड़ा भी हो सकता है। तो रूप रचना एक लेकिन उसका आकार और आकृति जो होगा आकार कभी बड़ा कभी छोटा मिल सकता है, तो दोनों में यही संबंध है। तो इसमें सभी सर्वांग सम आकृति समरूप हो सकता है लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकता है। तो ये इसमें दोनों में एक लॉजिक है, संबंध है, इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का एक डिफिनीशन संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखिए, सर्वांग सम क्या है। तो सर्वांग सम उसी प्रकार समरूप क्या है, तो इसमें इजी डिफिनीशन लिखते हैं। सर्वांग सम इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस और इसको बोलते हैं सिमिलर फिगर। तो सर्वांग सम का मतलब होता है वैसी आकृति जो रूप रचना तथा आकार में एक दूसरे के बराबर हो तो उसे सर्वांग सम आकृति कहते हैं। सर्वांग सम आकृति कहते बिल्कुल रूप रचना और आकार में भी बराबर हो, इसे सर्वांग समता के पहचान कहता है। और ये सर्वांग सम होने के जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं सर्वांग समता। नोट में लिख लीजिएगा, सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है, ये बराबर ऊपर ये वक्र जो लाइन होता है ये सर्वांग समता की पहचान होती है, चिन्ह होती है। समरूप
जस्ट इसका अपोजिट। तो वैसी आकृति जिसकी रूप रचना बराबर हो किंतु आकार बराबर न हो, किंतु आकार बराबर न हो तो उसे समरूप आकृति कहते हैं। तो समरूप, सिमिलर, समरूप कहते हैं। ये समरूप का डिफिनेशन हुआ। अब समरूप का पहचान क्या होता है? नोट, समरूप आकृति का चिन्ह ये सिर्फ बराबर नहीं होता, ये वक्र रेखा होता है। ये समरूप का है और ये सर्वांग का है। इस प्रकार इसमें, और जैसे में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एक रुपए के प्रत्येक सिक्के एक ही कंपनी के प्रत्येक कलम। तो तरह तरह के ये उदाहरण हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकता है। इसके बाद इसमें समरूपता के लिए जैसे ताजमहल का जो है फोटो छोटा या बड़ा हो सकता है, छोटा या बड़ा, लेकिन रूप क्या होगा? एक समान होगा। संबंध क्या है? दोनों में संबंध, दोनों में अगर संबंध की बात आए तो जो सभी ये सर्वांग सभी सर्वांग में क्या होगा? समरूप होगा। तो संबंध में सभी समरूप आकृति सर्वांग है, लेकिन सभी सर्वांग आकृति समरूप नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसका थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए, थ्योरी डालिए समरूप आकृति। तो समरूप के बारे में डिफिनीशन हो गया। अब इस पर आधारित जो भी थ्योरी होगा उसको पढ़ेंगे। समरूप, सिमिलर। चलिए, तो हम लोग समरूप के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। समरूप में कौन कौन सी आकृति है? तो समरूप जो हमारे आसपास बहुत सारे ये वस्तुएं हैं जो समरूप होते हैं, जिसका रूप रचना तो बराबर है लेकिन आकृति वो बराबर नहीं है। तो समरूप में हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृति, जैसे पढ़ेंगे वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। तो इसमें भी क्या है पढ़ेंगे? तो समरूप में त्रिभुज के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी आकृति ये ज्यामितीय आकृति समरूप होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जितना भी वृत्त है, छोटा बनाए या बड़ा बनाए, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप है, मतलब इसका रूप एक ही है, रचना एक ही है, लेकिन आकार में छोटा बड़ा है। इसी तरह जितना भी वर्ग है, वर्ग भी क्या है? समरूप है। छोटा बनाए या बड़ा बनाए, ये क्या है? समरूप है। इसी तरह समबाहु त्रिभुज, तो ये तीनों आकृति क्या है? समरूप है, क्योंकि इसका रूप रचना सेम है। भले क्या है आकार अलग अलग है, इसलिए ये समरूप आकृति कहलाएगा। तो इसमें आएगा निम्नलिखित में कौन सी आकृति समरूप है? तो इसमें सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं।
होते हैं। उसी प्रकार सभी वर्ग समरूप होते हैं। उसी प्रकार सभी, अब त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज में सिर्फ समबाहु त्रिभुज के बारे में बात होगी। समबाहु त्रिभुज कैसा बनाए, तीनों भुजा बराबर होता है, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये तीन आकृति के बारे में ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये बेसिकली इसमें त्रिभुज के समरूप के बारे में। तो किसी भी त्रिभुज के समरूप होने के लिए दो शर्त होता है, दोनों शर्त को क्या कभी कभी पूछ देता है, त्रिभुज के समरूप होने के क्या शर्त है, तो दोनों समरूप के जो शर्त है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो त्रिभुज के समरूप होने के लिए पहले तो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होना चाहिए और त्रिभुज के जो संगत भुजा होगा वह समानुपाती में होना चाहिए। ये हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, देखें त्रिभुज के समरूप। चलिए, त्रिभुज के समरूप होने का शर्त। त्रिभुज के समरूप होने का शर्त दो है, उसको याद रखिए। पहला है त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है। दूसरा है त्रिभुज के प्रत्येक संगत भुजाएं समानुपाती होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। त्रिभुज के समरूप होने का दो शर्त, त्रिभुज के संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, और त्रिभुज के प्रत्येक जो संगत भुजाएं होगा वह एक दूसरे के समानुपाती होगा। तो कोई भी इसमें दो त्रिभुज लेंगे, जैसे ए बी सी, दूसरा त्रिभुज छोटा बड़ा हो सकता है पी क्यू आर। ये कब समरूप होगा, तो सबसे पहले इसका संगत कोण ए, इसमें जो जितना होगा कोण पी के बराबर होना चाहिए, कोण बी जितना होगा उतना कोण क्यू आर होगा, कोण सी जितना होगा कोण इसमें आर होगा। तो इस प्रकार कोण ए के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर होगा, तब ये समरूप होगा, पहला शर्त। दूसरा, इसके भुजा जो होता है समानुपाती है। तो समानुपाती जैसे ये 3 है तो इसको 6 होना पड़ेगा, 2 है तो ये 4 होना पड़ेगा, और ये मान लीजिए 1 है तो ये 2 होना पड़ेगा। मतलब ये दुगुना का अनुपात चल रहा है, तो ये कोण बराबर और भुजा समानुपाती, तब ये त्रिभुज समरूप होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के जो समरूपता है, तो समरूपता के कितने कसौटी है, कितने क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया सब कसौटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के समरूपता होने की मुख्य रूप से 4 कसौटी का यूज करते हैं। तो त्रिभुज के समरूपता के कसौटियां, इसी को शर्त भी कहेंगे या क्राइटेरिया भी कहेंगे। चलिए, तो त्रिभुज के समरूपता की जांच करने के लिए ये 4 कसौटी है, इसी पर हम क्या जान पाएंगे कि वह त्रिभुज है समरूप है या नहीं है। तो पहला तो है तीनों कोण बराबर होना चाहिए। इसके कौन सा नियम, ए समरूपता, नाम है ए समरूपता। दूसरा करेंगे, दो अगर कोण संगत कोण भी बराबर हो, इसको बोलेंगे ए मतलब एंगल समरूपता। तीसरा है तीनों भुजा समानुपाती होगा, तो इसको बोलते हैं एस समरूपता। और चौथा पढ़ेंगे
एस ए एस समरूपता। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम किसी भी त्रिभुज के समरूप होने या नहीं होने को हम लोग जांच करेंगे। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये समरूपता क्या है। तो ये समरूपता मतलब जब किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो उसे बोलते हैं ए समरूपता, एंगल समरूपता। जैसे में यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, उसके आधार पर सिद्ध करते हैं। जैसे एक यहाँ पे त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी और सी। फिर इसी के जस्ट इसी के रूप जैसा बनाएंगे। यहाँ पे इसका नाम दे दिए पी क्यू आर। ये समरूप होगा जब क्या है ए समरूपता के लिए तो इसका संगत कोण ए इसके संगत कोण पी के बराबर होना चाहिए। इसका संगत कोण बी इसके संगत कोण क्यू इसका सी और इसके आर के बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में तो दोनों एक साथ लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या है वो बराबर हम ले लेते हैं। कोण ए बराबर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग संगत कौन सा हो गया, कोण पी। फिर इसका कोण बी बराबर होगा कोण क्यू। फिर कोण सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोण आर। ये दोनों त्रिभुज में किस आधार पर समरूप कर रहे हैं तो कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के ये तीनों संगत कोण के बराबर है, इसलिए इसको बोलेंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। किस आधार पर तो ए समरूपता के आधार पर, ए समरूपता के आधार पर। इस प्रकार हम लोग एक एक करके इसको बना लेते हैं। सेकंड है ए समरूपता। सेकंड है ए समरूपता। इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि किसी एक त्रिभुज में संगत दो कोण भी बराबर हो तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। किस आधार पर ए तीनों कोण रहेगा तो और बढ़िया, और दो कोण भी रहेगा तो भी बढ़िया। तो दोनों कोण पर भी हम इसको सिद्ध कर देंगे समरूप। मान लीजिए तीसरा कोण नहीं दिया है तो दो कोण पर भी मान सकते हैं कि वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसको अगर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू। इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर क्या कहें, दो ही कोण से ही क्या होगा, समरूप होगा। दो ही कोण से समरूप हो जाएगा। तो दूसरा नियम ये है। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं, एस 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 समरूपता। एस एस समरूपता। चलिए इसी त्रिभुज को फिर से हम लेते हैं और त्रिभुज इस बार हम भुजा को समानुपात रूप से बराबर करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण के बारे में कोई चर्चा नहीं है और भुजा के बारे में चर्चा रहेगा। तो ये मान लीजिए ये 8 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2। तो भुजा का जो दिया है अनुपात, इसमें देखेंगे कि सभी त्रिभुज के सभी भुजा का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में इसका अनुपात देखते हैं, ए बी बटा पी क्यू। ए बी बटा पी क्यू, ए बी 8 पी क्यू 4, 8 बटा 4, 4 दूना 8, 2 आया। फिर इसी तरह इसका ए सी के संगत भुजा, इसमें क्या हो गया, पी आर, पी आर। ए सी का मान 6 बटा 3, 3 दूना 6, 2 आया। इसी तरह बी सी का संगत भुजा बी सी बटा क्यू आर, 4 बटा 2, 2 दूना 4। तो सबका अनुपात क्या है, बराबर है। जब अनुपात बराबर है इसलिए लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा ए सी बटा पी आर बराबर
BC बटा QR, तीनों का अनुपात ये 2 आया है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, किससे आधार पर? SS समरूपता के आधार पर। SS समरूप के आधार पर क्या होगा? ये समरूप होगा। इस प्रकार हम आसानी से ये 3 नंबर एक्सप्लेन कर लिए। अब लास्ट चौथा नंबर है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं एक बार। चलिए इसको इरेज करते हैं। ये चौथा नंबर है SAS। SS तो इसका क्या होगा? जब किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण, किसी दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाएं तथा उसके बीच का कोण बराबर हो तो इसे बोलते हैं SAS समरूपता। तो इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? जब किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं तथा उसके बीच का कोण संगत किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं तथा उसके बीच का कोण के बराबर हो तो उसे SAS समरूपता कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक का डिफिनेशन आप लोग लिख के और उसका सामने उसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये 2 त्रिभुज दिया है, इस दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं क्या। तो SAS तो समझ गए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में मान लीजिए 2 भुजा दिया है 8, ये दिया है 4, ये 6, ये दिया है 3। बीच का कोण कोई मान लीजिए 80 है, ये भी 80 है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इसमें AB का अनुपात किसके बराबर होगा? PQ। उसके बाद AC बटा PR, इसका है 8 बटा 4, 6 बटा 3, 4 दूना 3 दूना। तो क्या है? 2 हमको भुजा मिल गया। संगत कोण कौन बराबर हो गया? कोण A बराबर हो गया कोण P बराबर 80 डिग्री। ये हुआ संगत कोण। तो इसमें S और A मतलब S क्या है? समरूपता से। SAS समरूपता से क्या मानेंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये समरूप होगा। इस प्रकार ये चारों जो है त्रिभुज के समरूपता के जो भी ये क्राइटेरिया है, कसौटी है, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। अब हम पढ़ते हैं समरूपता के जो सिद्धांत दिए, ये थेल्स प्रमेय या समानुपातिकता का जो सिद्धांत दिए, ये ग्रीक जो गणितज्ञ थे, नाम था थेल्स। तो थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग थोड़ा आज चर्चा कर लेंगे, कल इसको सिद्ध करेंगे। तो थेल्स प्रमेय के बारे में एक बार हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए।